हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचायती राज के पार्ट नंबर 4 की। दोस्तों, पिछली जो मैंने 3 वीडियोस डाली हैं वो पार्ट 1, 2 और 3 की डाली हैं, और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा पूरी कि आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करा दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको पिछली 3 वीडियोस पसंद आई होंगी इससे रिलेटेड, और भी जितनी चैनल पर वीडियो आती हैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों आज का। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए नियमित चुनाव की सिफारिश किस आयोग ने की थी? पंचायतों के लिए नियमित चुनाव की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो इसका आंसर है सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग ने की थी पंचायतों के लिए नियमित चुनाव की सिफारिश। दोस्तों, सरकारिया आयोग क्या है? सरकारिया आयोग का गठन जो है भारत सरकार में 1983 में किया गया था। जून 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया, जिनके नाम पर इसे सरकारिया आयोग बोला गया है। रणजीत सिंह सरकारिया कौन थे? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो इसका जो ये आयोग था, इसका कार्य क्या था? इसका काम था दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों से संबंधित पावर बैलेंस पर अपनी संस्तुति देना। मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जित रिलेशन थे जो, उनको व्यू करके पावर बैलेंस के लिए रिकमेंडेशन करना था। ठीक है, रिकमेंडेशन करना था। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी संस्तुतियों की, इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। तो दोस्तों, इस आयोग ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के संबंधों रिलेशंस पर राज्यों में, और क्या था, राज्यों में संवैधानिक राज जो ठप सा हो गया था उनकी स्थितियों की समीक्षा की, उनको रिव्यू किया, और 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी? सरकारी आयोग ने 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। किससे रिलेटेड? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस से रिलेटेड। और जो स्टेट गवर्नमेंट में संवैधानिक राज एकदम से ठप सा हो गया था, उन स्थितियों का समीक्षा करके, रिव्यू करके जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी। तो उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ सुझाव दिए थे। ठीक है, उस सुझाव में जो इसके सुझाव थे मैं बता देता हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से ली जानी चाहिए, ये एक सुझाव था इनका, कि जो गवर्नर है, स्टेट गवर्नर होता है, राज्यपाल, उसकी नियुक्ति यानी कि उसका सिलेक्शन जो है मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाना चाहिए। और था, राज्यपाल के पक्षपातपूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और एक था, यदि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो जो इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा गठबंधन होता है, तो उनमें से सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो ये इस तरह के इन्होंने रिकमेंडेशंस, सुझाव दिए थे अपने रिपोर्ट सौंपने के बाद। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज के लिए संविधान के भाग 9 में कितने अनुच्छेद हैं? पंचायती राज के लिए संविधान के भाग 9 यानी कि पार्ट 9 में टोटल कितने आर्टिकल हैं? तो पार्ट 9 में टोटल 16 आर्टिकल हैं। पंचायती राज के लिए संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और मैं उसके बारे में आपको एक जल्दी से एक बार बता देता हूँ। तो जो हमारा मेन एक्ट है, मेन आर्टिकल है, वो है 243। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है 243। 243 में परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंचायती राज की परिभाषा। और 243 ए में बताया गया है ग्राम सभा, बी में ग्राम पंचायत का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, डी में पंचायतों में आरक्षण, और ई में कार्यकाल, और एफ में निहरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशंस, और जी में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, उनके कार्य है और उनकी पावर्स पंचायत की। ठीक है, और एच में क्या है? कर लगाने की शक्ति। और आई जो 243 आई है उसमें वित्त आयोग का गठन है। और 243 जे इसमें है संप्रेक्षा। 243 के में क्या है? निर्वाचन। 43 एल में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और 243 एम में है इस भाग का
कटिपथ क्षेत्रों का लागू न होना। और इससे आगे एन पार्ट है 243 एन, इसमें पंचायतों का बना रहना। और लास्ट है जो हमारा 243 एम, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्याय के हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालय के, सॉरी। तो इनके बारे में मैंने आपको नाम नाम बता दिए। अगर मैं इनके विवरण के बारे में, इनकी डिटेल में बताने लग गया तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसके नाम नाम बता दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो या तो आप संविधान की एक कॉपी ले लो, उसमें से आप देख सकते हो, या फिर मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत की कितनी स्थायी समितियां हैं? तो ग्राम पंचायत की जो है 6 स्थायी समितियां हैं। उनमें मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहली है योजना समन्वय एवं वित्त समिति। दूसरी है उत्पादन समिति। पहली कौन सी है? योजना एवं योजना समन्वय एवं वित्त समिति। और दूसरी है उत्पादन समिति। तीसरी कौन सी है? सामाजिक न्याय समिति। ठीक है, तीसरी कौन सी है? सामाजिक न्याय समिति। चौथी कौन सी है दोस्तों? शिक्षा समिति। चौथी है शिक्षा समिति। और पांचवी है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। पांचवी कौन सी है? लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। और लास्ट जो हमारी छठी है लोक निर्माण समिति। तो ये 6 समितियां हैं ग्राम पंचायत की: योजना समन्वय एवं वित्त समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। और लास्ट में है लोक निर्माण समिति। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, तो जो ग्राम पंचायत एक्ट है उसकी जो धारा 20 है उसके अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक कितने समय में होनी जरूरी है? तो इसका जो आंसर है वो है 2 महीने में कम से कम एक बार। तो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो 2 महीने में कम से कम एक बार होनी ज़रूरी है। और जो विशेष बैठक होती है उसमें वो क्या है, 15 दिन में, अगर 15 दिन के अंदर अंदर जो ग्राम मुखिया होता है वो बैठक ना बुलाए तो क्या करते हैं, उप मुखिया जो होता है वो पंचायत के 1/3 सदस्य के साथ यह बैठक बुला सकता है। या फिर पंचायत के टोटल जो सदस्य हैं उनमें से 1/3 सदस्य यह बैठक बुला सकते हैं। और यह बैठक जो है 3 दिन की आसूचना पर बुलाई जाती है। और 6 दिन की जो आसूचना होती है उस पर नॉर्मल बैठक होती है। 3 दिन की सूचना पर स्पेशल बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत की निधियों में सुधार के लिए किसका गठन किया जाता है? पंचायत की निधियों में सुधार के लिए किसका गठन किया जाता है? तो इसका आंसर है राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, पंचायतों की निधियों में सुधार करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन तो किया जाता है, लेकिन इसके साथ क्या है, ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत के नाम से क्या होती है, पंचायत निधि होती है। पंचायत निधि होती है ग्राम पंचायत के नाम से, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जब कोई भी अंशदान या अनुदान, कोई भी जिसको हम ग्रांट कहते हैं, वो मिलती है तो वो उसमें जमा की जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जिला परिषद, पंचायत समिति या अन्य किसी अथॉरिटी से भी अगर कोई ग्रांट मिलती है, अंशदान मिलता है तो वो इस पंचायत निधि में जमा की जाती है। और सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई लोन एक्सेप्ट किया जाता है पंचायत की तरफ से, तो वो भी जो लोन मिलेगा वो इसी में पंचायत निधि में जमा किया जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ और भी जो अन्य तरीके की राशियां होती हैं, प्राप्तियां होती हैं, जैसे कर कर और जो भी मिलता है वो इसी में जमा किया जाता है। इससे आगे क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन की संकल्पना को। लॉर्ड रिपन की संकल्पना को भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, 1870 में क्या हुआ था, लॉर्ड मेयो के आने के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं का विकास शुरू हो गया था 1870 में।
1870 में किसके आने से? लॉर्ड मेयो के आने से क्या हुआ था दोस्तों? स्थानीय शासन संस्थाओं का विकास शुरू हो गया था, उनकी प्रोग्रेस चल गई थी, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो 1882 में क्या हुआ? लॉर्ड रिपन का संकल्प आया था, जिससे स्थानीय शासन की अवधारणा को बल मिला था। जिससे क्या मिला था? स्थानीय शासन की अवधारणा को बल मिला था। दोस्तों, स्थानीय शासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है। लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है स्थानीय शासन का जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव करके कैसे हटाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको भी हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। तो इसमें पारित करने के लिए क्या किया जाता है, क्या हो सकता है? तो पंचायत के जो मतदाता होते हैं उनकी विशेष तौर पर एक बैठक बुलाई जाती है, और बैठक में साधारण बहुमत से अविश्वास मत पारित किया जाता है, जिससे ग्राम पंचायत के मुखिया को हटाया जा सकता है उसके पद से। तो इसमें साधारण बहुमत कितना होता है? 50% प्लस 1, यानी कि 50% से अगर एक भी मत ज़्यादा हो गया तो वो बहुमत में काउंट हो जाएगा और अविश्वास मत पारित किया जा सकता है। इससे आगे क्वेश्चन है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन कब प्रभावी हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को, 1993 को। तो जो 74th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1992 में बनाया गया था, लेकिन उसको जो प्रभावी हुआ था वो 1 जून 1993 को प्रभावी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74th जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 1992 में बना था, 1992 में, और 1 जून 1993 को लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था। तो उसके साथ साथ 12वीं अनुसूची जो थी जोड़ी गई थी संविधान में, और इससे संबंधित क्या था? यह नगर पालिकाओं से संबंधित था। इसमें 18 विषयों की सूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 18 विषयों की एक 12वीं जो अनुसूची जिसको नाम दिया गया था वो इसमें जोड़ी गई थी। और 74वां संविधान संशोधन भी क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ये कथन किसके थे? तो ये कथन थे महात्मा गांधी के। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्टेट को चलाते हैं, पूरे इंडिया को चलाते हैं, वो एक लोकतंत्र नहीं है। एक उनका ये कह मानना था इस लाइन में कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं है, बल्कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से लोकतंत्र चलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और अगर और भी कोई आपका सुझाव है तब भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।